और डॉक्टर बनने का ख्वाब मैंने बचपन में ही देखा था। तो इस साल जब मैं पेपर देने के लिए गया था तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। आपके हिसाब से मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना? अगर मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, उसके बाद मैंने फिजिक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही ज़्यादा लकी था कि इस साल फिजिक्स का पेपर ही बहुत ही हार्ड आया था। यंगर जनरेशन के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि पहले आप देख लें कि क्या मुझे नीट करना है या नहीं। अक्सर मैंने देखा है गोल्स को पहले सेट करना है। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होता कि मुझे नीट करना है कि, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आके वो नीट एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं और उनको लेकिन खुद का कोई शौक नहीं होता। प्रिपरेशन का शेड्यूल क्या रहता था आपका? किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते थे? मेरा प्रिपरेशन का शेड्यूल जो रहता था, कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? कोचिंग मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले का साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। लक बहुत एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम में इस बार लाखों बच्चों ने एग्जाम दिया और जम्मू कश्मीर से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये ख्वाब देखा था कि हम आगे आने वाले डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर बनने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का ख्वाब टूट गया और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने अपने ख्वाब को, अपने एम्स को साकार किया। आपको बताना चाहेंगे जिन बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, आने वाला दौर आपका होगा। आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने कहा कि पेपर इस बार बहुत ज्यादा टफ आया था जिसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा कम रह गया, मगर फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जम्मू कश्मीर से जिन्होंने इस एग्जाम को इस बार क्वालिफाई किया। किस तरीके से आप नीट पेपर को अप्रोच कर सकते हो और आने वाले वक्त में आप भी अगर नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरीके से नीट के एग्जाम को अप्रोच करोगे, किस तरीके से आप भी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे। मेरे साथ में जिस लड़के को आप देख रहे हैं, साकिब खुर्शीद इसका नाम है, कुपवारा के त्रेहगाम इलाके से इसका ताल्लुक है और हालिया दिनों में इन्होंने ओपन मेरिट से नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया है और इन्हीं से हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाकी एस्पायरेंट्स भी क्वालिफाई हो सकते हैं। साथ साथ में इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से मेहनत की और किस तरीके से आज इतना टफ पेपर आने के बावजूद भी इसने एग्जाम को क्वालिफाई किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका भी। सबसे पहले तो मैं शुक्र करना चाहूँगा अपने अल्लाह ताला का, उसके बाद अपने वालिदैन का और अपने बड़े भाई, दो बड़े भाइयों का और अपनी दो बड़ी बहनों का और उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। मेरा नाम साकिब खुर्शीद है और मेरे वालिद साहब का नाम खुर्शीद अहमद मीर है। मैं त्रेहगाम चकपोरा में रहता हूँ। मेडिकल फील्ड में मेरी दिलचस्पी बचपन से ही थी और डॉक्टर बनने का ख्वाब मैंने बचपन में ही देखा था, जो कि अब लग रहा है कि मुमकिन हो सकता है मेरे लिए। पहले मैं साकिब भाई आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहाँ से शुरुआत की थी? आपने पहले ही क्या मन बना लिया था कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है? हाँ, मेडिकल फील्ड में जाने का मन मैंने तब बना लिया था जब मैं इकरा स्कूल में पढ़ता था। वहीं से मेरे जो साइंस का जो सब्जेक्ट था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता था। उसी वक्त थोड़ा थोड़ा शौक़ मुझे बना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, जिसका नतीजा अब देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और नीट क्वालिफाई किया। अच्छा, आपकी तालीम कहाँ से हुई है? आपने कहा कि इकरा स्कूल, उसके बाद में कहाँ आप पढ़े और उसके बाद में आप नीट के एग्ज़ाम में कैसे अपियर हो? इब्तिदाई तालीम जो है, मैंने अभी आपको बोला, इब्तिदाई तालीम मैंने इकरा पब्लिक स्कूल से की, जो कि टिकर में है। उसके बाद मैं चला गया आर्मी गुडल स्कूल में, वहाँ पर 7th 8th मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद बॉयज़ हाई स्कूल त्रेहगाम में, वहाँ पर मैंने 9th 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मैं चला गया 11th 12th की पढ़ाई करने के लिए। मैं हिरी जो हायर सेकेंडरी हिरी में, वहाँ पर मैंने कंप्लीट किया 11th 12th। उसके बाद 12th के साथ ही जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो मैंने दिया, जिसका स्कोर मेरा 590 रहा। उसके बाद मैं चला गया श्रीनगर आकाश में, वहाँ पर मैंने प्रिपेयर की, मैंने मॉक टेस्ट अच्छी तरीके से दिए और इस साल आपका रिज़ल्ट आपके सामने। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा, दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट में और दूसरे अटेम्प्ट में क्या फ़र्क आपको लगा? पहले अटेम्प्ट में मेरी उतनी प्रिपरेशन ज़्यादा नहीं थी, मैंने घर में ही पढ़ाई की थी, मैंने मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिए थे। मेरा पहला एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से पेपर में मुझे कुछ मुश्किलात सामने आई मेरे। लेकिन उसके बाद जब मैं आकाश में गया, वहाँ पर मैंने मॉक टेस्ट दिए। जितनी भी मुश्किलातें मुझे पहले साल हुई, उनको मैंने दूर किया मॉक टेस्ट में ही। तो इस साल जब मैं पेपर देने के लिए गया था तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो उन सारी जो भी डिसएडवांटेज मुझे पहले साल में हुई वो मैंने सारी दूर की
और उसका नतीजा आपके सामने तो आपके हिसाब से मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है? अगर मैं देखूं ऑफलाइन और ऑनलाइन में लोग अक्सर डिबेट करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि सबसे जो बड़ा डिसएडवांटेज ऑफलाइन में है वो यही मॉक टेस्ट का ही है कि हम घर में मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। आकाश में हम कंटिन्यूसली, मैंने लगभग 300 मॉक टेस्ट दिए होंगे। कभी OMR गलत हो जाता था, कभी प्रिपरेशन अच्छी थी लेकिन नर्वसनेस की वजह से पेपर अच्छा नहीं जाता था। वो सारी चीज़ें मैंने दूर की मॉक टेस्ट की वजह से। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे लगा ऑफलाइन और ऑनलाइन में वो यही था कि हम घर में जो है मॉक टेस्ट नहीं दे सकते। हाँ, अगर लाएंगे भी कहीं से लेकिन कोई देखने वाला नहीं होता है तो हम 3 घंटे के बजाय 5 घंटे पेपर को देते हैं। असल में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पर ओपन कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे इलाके से बच्चे आते हैं और आप उनके साथ कम्पीट करते हो और आपकी कैपेबिलिटी उस वक्त चेक होती है। हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा सही की आपने, क्योंकि जब हम वहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पर मेरी जैसे लड़के, आपके जैसे लड़के होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको देखकर आप और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। घर में आपको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिए, ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन जब आप आकाश में होते हैं या फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में होते हैं, वहाँ पर आपसे भी ज़्यादा काबिल लोग होते हैं जो कि आपसे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उनको देखकर आप और मेहनत करते हो, जिसका हौसला बढ़ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मॉक टेस्ट में आपका स्कोर भी बढ़ जाता है। पता लगता है कि मैं कहाँ पर हूँ। घर में आप वो भी चेक नहीं कर सकते मैं कहाँ पर हूँ। मैंने पढ़ाई तो की, ये कितनी की सही है, लेकिन ट्यूशन सेंटर में आपको पता लग जाता है। तो इस बार बोल रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया, फिजिक्स पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे इस बार रह गए। कहाँ तक सही है? पेपर का टफ आना तो इससे साबित हो गया कि कट ऑफ कितना हो गया। अब अगर हम देखेंगे लास्ट 3 राउंड तक, अगर आप देखेंगे आप पता चल जाएगा कि 5 से 15 मार्क्स पे भी आपको बच्चों को सीट मिल जाएगी। तो इससे ये साबित होता है कि पिछले साल अगर 650 कट ऑफ हुआ था, इस साल 515 कट ऑफ हुआ था। तो ये इस बात का सबूत है कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल टफ आज आया, इस साल आया था। फिज़िक्स का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा टफ था। 10-15 क्वेश्चन मुझे लगे कि जो कि बिल्कुल ही क्या आप उतने कम समय में नहीं कर सकते। अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत टफ है, मैं नहीं मानता कि सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन कम समय में वो क्वेश्चन करना, क्योंकि जो हम 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस करने होते थे, उन 180 मिनट्स में फिर वो वाले क्वेश्चंस करना जो कि IIT में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत डाउन चला गया। तो पिछली बार कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, जो कट ऑफ हो गया था, बाकी चीज़ें हो गई थी, उस पर भी थोड़ा सा डिबेट बन गया। क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, जो एग्ज़ाम कर रही है एजेंसी, उन्होंने इसीलिए पेपर को टफ रखा ताकि जो कंट्रोवर्सीज बैकएंड में हुई है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया? वो तो एक बहुत ही बड़ा रीज़न था इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो पिछले साल जो कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, रिजल्ट भी लेट निकला था। इनको भी प्रेशर, ये भी प्रेशर में आ गए होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने इस बार पेपर में थोड़ी सी चेंज की, पेपर का पैटर्न ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से कट ऑफ डिक्रीज हो गया। ये समझिए, अभी आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा था? जैसे सभी को लगा, मुझे मैं मॉक टेस्ट जब देता था, मैं पहले बायोलॉजी करता था, जिसकी वजह से मेरे उतना स्कोर अच्छा नहीं बनता था, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उसके बाद मैंने फिज़िक्स सबसे पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था कि इस साल फिज़िक्स का पेपर ही बहुत ही हार्ड आया था, तो मैंने फिज़िक्स का आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया फिज़िक्स के लिए। मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने जो आकाश के मॉडल्स थे वो सॉल्व किए थे, मैंने SC वर्मा भी थोड़ी सी सॉल्व की थी, जिसकी वजह से थोड़ी जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो मैं कर पाया, जिसकी वजह से फिज़िक्स का पेपर मेरा बाकियों लड़कों से जिनका सिलेक्शन हो भी गया है उनसे अच्छा हुआ है। अच्छा, आपने प्रिपरेशन की, बाकी चीज़ें की, पेपर भी टफ आ गया, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? घर में आपके मतलब जो आपकी फैमिली मेम्बर्स है वो क्या कहते थे आपको? जैसे कि मैंने बोला, जब मैं 12th के साथ ही जब मैंने नीट का पेपर दिया तो उसमें मैं कामयाब नहीं हुआ था, तो घर वालों ने बोला था कोई बात नहीं है, नीट के बगैर की भी ज़िंदगी होती है, जो कि मेरे पापा हमेशा मुझे कहते हैं। उन्होंने कहा तुम इस साल श्रीनगर जाओ, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जाकर देखो कि हिसाब से आप प्रिपरेशन कर। हाँ, तो जब मैं श्रीनगर, तो घर वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे पापा ने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। अगर मैं बात करूँ, आपने बात की कंट्रीब्यूशन की, तो जो मेरे 2 बड़े भाई है, ओवैस खुर्शीद, जिसको आप जानते ही होंगे, और जो मेरा दूसरा बड़ा भाई है सुहेल खुर्शीद, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनको देखकर ही मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है आगे चल कर। मेरी जो 2 बड़े बहनें हैं, रुबीना खुर्शीद और रिजवाना खुर्शीद, उनको देखकर भी मैंने अपनी ज़िंदगी जो है उन्हीं को देखकर मैंने अपनी ज़िंदगी जो है वो जी है। तो ये मेरे लिए रोल मॉडल है और इनका कंट्रीब्यूशन मैं कभी भी नहीं बोलूँगा अपनी ज़िंदगी में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस एरिया का आप पहले डॉक्टर बनने वाले हो। हाँ, ये बात सच है ना? हाँ। तो ठीक है, आगे आने वाले दिनों में किस ब्रांच में आपका मन है कि मैं ऐसा ये बनूं? या बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाऊं या मैं कार्डियो में जाऊं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी पे भरोसा नहीं है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन आपने बात की कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, शौक़ तो मेरा सर्जन बनने का है, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, अभी
जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, खासकर नीट एस्पायरेंट्स, वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वो भी आगे जाकर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ओपन मेरिट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। चलो मान लीजिए यहाँ पर रिजर्वेशन का एक इशू चल रहा है, उसमें भी कंपटीशन है, ये नहीं कह सकते कि उसमें नहीं है, उसमें भी है, मगर ओपन मेरिट वाले, खासकर आप ओपन मेरिट से आते हैं तो कितनी मेहनत करनी है और साथ साथ में किस तरीके से एक एस्पायरेंट प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकता है, अच्छे तरीके से अच्छे वे में कर सकता है। यंगर जनरेशन के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि पहले आप देख लें कि क्या मुझे नीट करना है या नहीं। अक्सर मैंने देखा है, गोल्स को पहले सेट हाँ, करना अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होता कि मुझे नीट करना है कि, लेकिन घर वालों के प्रेशर में आके वो नीट एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं और उनको लेकिन खुद का कोई शौक़ नहीं होता। हाँ, अगर आपका खुद का शौक़ है तो आप डिसाइड कर ले कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, कुछ बच्चों को वो 9th से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट में देखोगे तो वहाँ पर फाउंडेशन क्लास लगती है 9th से ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 9th से करो, आप 11th से भी कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप 12th में अभी हो, आप ड्रॉप लेकर कर सकते हो, 1 साल में भी ये नीट क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन आपको मन बनाना है, फोकस कंटिन्यूसली रखना है। और एक बात मैं ये भी बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, आप घर में भी कर सकते हो। बहुत ऐसे लाखों बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया PWD जो इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर कोचिंग करवा रहे हैं उनसे क्वालिफाई किया, उनसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? कोचिंग मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले जो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोचिंग बहुत, अभी हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि कोचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोचिंग के बगैर भी क्वालिफाई किया जा सकता है। इसका सबूत हमारे सामने बहुत सारे ने किया है। ऐसे कुपवारा में, अगर आप कुपवारा में तहगाम में रहते हो तो कुपवारा में भी कोचिंग सेंटर्स हैं। तो यंगर जनरेशन के मैं यही बोलूँगा कि आप बस मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, उसके बाद ऊपर वाले के हाथ में, आपके हाथ में सिर्फ हार्ड वर्क है, आप वो करें और अल्लाह पे भरोसा रखिए, आपको कामयाबी। प्रिपरेशन का शेड्यूल क्या रहता था आपका, किस तरीके से आप प्रिपरेशन करते थे? मेरा प्रिपरेशन का शेड्यूल जो रहता था, मैंने अभी आपको मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो हम सुबह 8:30 क्लास जाते थे। वहाँ से हम लगभग 2 बजे आ गए, 2 बजे हमने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं 1 घंटा रेस्ट करता था, उसके बाद मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती थी। मैं लगभग 5:30 तक मैं पढ़ाई करता था, उसके बाद चाय वाय पी, हाँ, उसके बाद मैं नमाज़ भी पढ़ता था। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आधा घंटा और रेस्ट लेता था। ये मैं जो मेरी इब्तिदाई जो मैंने स्टार्ट किया था उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि फिर जो हम लास्ट पे पहुँचते 1 महीने, वहाँ पर फिर प्रिपरेशन आपकी और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। तो उसके बाद मैं जब 6 बजे वापस आता था, उसके बाद फिर से पढ़ाई 8:30-9 बजे तक, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज से वहाँ से आके हम खाना खाता था, उसके बाद यही 2-3 घंटे और पढ़ाई, उसके बाद सो जाता था, उसके बाद कल का रूटीन फिर सेम रहता था। तो कितने घंटे ओवरऑल आपके लग जाते थे पढ़ाई में? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग क्लेम्स करते हैं, हालांकि कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, मैं समझता हूँ, पर लोगों को समझाने के लिए आप बता दीजिए कितने घंटे आप किताबों पे देते थे या पढ़ाई को देते थे? इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं होता था। अगर मैं बात करूँ पहले 3-4 महीने की, तो कम पढ़ाई की मैंने, उतनी ज़्यादा नहीं, यही मैं कहूँगा लगभग 6-7 घंटे। लेकिन फिर जब टाइम निकलता गया आपका मोमेंटम बढ़ जाता है, तो आखिरी के 2 महीने में आप 12 घंटे से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, तो वो खुद हो जाता है बच्चों को। आपका काम है बस कंसिस्टेंट रहना और फोकस रखना, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने घंटों को बढ़ाना। यानी कि पहले दिन से आप 12 घंटे पढ़ोगे, वैसा नहीं होता। पहले 2-3 महीने आप टाइम को अपडेट करना, ताकि आपको भी एक हैबिट बन जाए। उसके बाद ये कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, जो हाइप क्रिएट हो गई है नीट की, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर बाद में, रिजल्ट के बाद मैं बात कर रहा हूँ, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो कोई काम नहीं कर पाते हैं फिर, या बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत टेस्ट्स देते हैं, उसके बावजूद भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उनको आप क्या कहोगे? उनके साथ अगर आप बात करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नीट ही ज़िंदगी नहीं है। नीट तो आपने पहले से ये सोचा था खुद? हाँ, ये मेरे दिल में पहले से ये बात है कि नीट ही ज़िंदगी नहीं है। मैंने भी ये सोचा था कि किसी को नहीं पता था कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, मुझे नहीं पता था कि मैं इस साल सेलेक्ट हो जाऊँगा। मैंने पहले भी घर वालों को ये बोला था, घर वालों ने भी मुझे बोला था कि नीट ही सबसे बड़ी बात नहीं है, नीट ही ज़िंदगी नहीं है। नीट के अलावा भी आप पे कोई प्रेशर नहीं था? मुझ पर कोई प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली का, ये बात सच है। नीट कंटिन्यूसली मेरे पापा मुझे यही कहते थे कि नीट ही ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी ज़िंदगी है। हमारे अब तहगाम में ही देखो, कुपवारा में देखो, कश्मीर में भी देखो, आप सबसे जो बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं वो डॉक्टर नहीं है, उनके अलावा बाकी प्रोफेशंस में भी है। तो हाँ, ये बात आपने सच कही है कि बेड़ियों की तरफ जो बेड़ चाल आज लगी हुई है कि सारे हम नीट करेंगे, खुद का शौक़ भी नहीं होता बच्चों को, लेकिन पेरेंट्स जो है फोर्स करके भेजते हैं। जब तक बच्चे का खुद का शौक़ नहीं होगा, वो चाहे कितना भी काबिल हो, वो नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता। नीट ही क्या, वो आई से किसी एग्जाम को भी क्वालिफाई। लक या डेस्टिनी को आप कैसे देखते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे काबिल भी होते हैं, उनका मन भी होता है कि मैं नीट एग्जाम को क्रैक करूँ, पर नहीं हो पाता है।
आकाश में भी मेरे कुछ ऐसे बैचमेट थे जो मुझसे ज़्यादा अच्छे स्कोर लाते थे मॉक टेस्ट में, उनका इस साल मैं देखता हूँ उनका नहीं हुआ है। तो इससे यही साबित होता है कि हाँ, ऊपर वाले का साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। लक बहुत एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि हार्ड वर्क का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो अल्लाह ताला कभी ना कभी आपको अपना मंजिल मिलेगा। हाँ, यकीनन बराबर। तो फिलहाल त्रेगाम के लिए यह खुशी की खबर है। पूरे इलाके के लिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करूंगा। जिस तरीके से साकिब खुर्शीद ने बताया आपको कि ऊपर वाले की मदद से और साथ साथ में आपकी मेहनत, जो हार्डवर्क आप करते हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। फिलहाल ओपन मेरिट में साकिब खुर्शीद साहब ने यहाँ पर नीट के इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। ये पूरे इलाके के लिए खुशी की बात है। और साथ साथ में जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में ही कहा, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो उस वक्त बहुत परेशान होंगे कि हमारा क्यों नहीं हुआ। हालांकि बहुत सारे, जब एग्ज़ाम हो रहा था तो हम वहाँ पर कवर कर रहे थे, बहुत सारे बच्चों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि इस बार पेपर जो हमारा एक्सपेक्टेड पेपर था वो नहीं आया, एक्सपेक्टेशंस से बहुत ऊपर पेपर आया था। फिजिक्स पोर्शन के बारे में उन्होंने बताया था कि बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। जिस तरीके से साकिब ने भी बताया मुझे कि बहुत टफ तो आया था, पेपर में चेंजेस बहुत सारे थे, पैटर्न चेंज हो गया, जिसकी वजह से इस बार स्कोर में कमी आ गई। जो पिछला स्कोर हुआ था उससे बहुत कम हो गया और इस बार भी बच्चों ने सिलेक्शंस ली है, सीट्स बराबर हैं, तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहुत सारे बच्चे हमें इस वक्त देख रहे होंगे, आप भी अपनी प्रेपरेशंस को, अपनी मेहनत को जारी रखिए, अपनी जो आपकी विल पावर है उसको बरकरार रखिए और आप भी कामयाब हो सकते हो। ये नहीं है कि आज नहीं हुआ कल नहीं होगा, आज नहीं हुआ कल ज़रूर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे, इसी तरीके से आप भी अपने जो गोल्स हैं उन पर मेहनत करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और आने वाला वक्त आपका होगा। जिस तरीके से साकिब खुर्शीद ने इस बार क्वालिफाई किया, अगली टर्न आपकी होगी और अगला इंटरव्यू आपके साथ भी होगा। तो आखिरी मैसेज क्या रहेगी? बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास उतने एवेन्यूज़ नहीं होते हैं। हालांकि मैं ये स्किप कर गया, ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन में, या नीट के प्रिपरेशन में खासकर? बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि अगर आपके पास पैसा थोड़ा सा कम होता है या नहीं होता है तो बहुत मुश्किलात पेश आती है। कहाँ तक सही है? पैसा यकीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के बगैर भी आपकी नीट सिलेक्शन हो सकती हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे देखिए ऑटो रिक्शा जो चलाता है उसके बच्चे का हो गया, कोई बच्चा पेंट करता था उसका भी हो गया। तो इससे ये भी साबित होता है कि हाँ, पैसा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे के बगैर तो रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए। हाँ, उन बच्चों के लिए। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं भी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है। मेरे बड़े भैया जो ओवैस खुर्शीद मीर और जो मेरे पापा हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है। तो मैं भी किसी बड़ी फैमिली से नहीं आता हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता। इसके बगैर भी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जो भी पैसा कमाते हैं पहले वो भी गरीब होते हैं, उसके बाद ही वो अमीर बन जाते हैं। कोई बचपन से ही मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसों के बगैर आपकी ज़िंदगी, हाँ, पैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ला सकता है, लेकिन पैसों के बगैर भी अगर आप मेहनत करें, अल्लाह ताला पे भरोसा करें, तो वो देने वालों में से हैं। वो आपको कभी कहीं से खाली हाथ नहीं भेजेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। फिलहाल इस इंटरव्यू में हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी चीज़ें सीखी नई। तो रिसेंटली बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स भी आ गए और हमने सोचा कि आप तक एक इंटरव्यू ज़रूर पहुंचाते हैं, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, जिससे आपको भी कल फ़ायदा मिले, आपके प्रिपरेशन में फ़ायदा मिले। और ख़ासकर जो आप पढ़ाई करते हो, आपने बहुत पढ़ा होगा, मुझे यकीन है आपने बहुत अच्छा पढ़ा होगा। इस बार नहीं हुआ, पर अगला जो इम्तिहान आने वाला है उसमें आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कुपवारा से।